नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके सुचारू क्रियान्वयन के लिए सत्र के एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। दोनों सदनों के विधायी कार्यों और विभिन्न विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष निर्वाचन आयोग के साथ मिलीभगत से सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा वोट चोरी किए जाने का मुद्दा उठाएगा। उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र की हत्या की जा रही हो और सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि वोट डकैती की जा रही हो तो ये एक अहम मुद्दा होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने लाल किले के पास विस्फोट को लेकर भी बड़ा मुद्दा बताया। दरअसल शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और 19 दिसंबर को समाप्त होगा। इस बीच संसद कई तरह के कानूनी और फाइनेंशियल काम करने वाली है, जिसमें राष्ट्रपति हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि सेकेंड अमेंडमेंट बिल जो है वो और सेंट्रल एक्साइज बिल 2025 जैसे खास बिल पेश करने की सिफारिश करेंगे। राष्ट्रपति को हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी से इस बिल के सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताया है और उन्होंने संविधान के आर्टिकल 117 के क्लॉज 1, आर्टिकल 274 के क्लॉज 1 के तहत इसे पेश करने की सिफारिश की है, जिस पर आर्टिकल 117 के क्लॉज 3 के तहत विचार किया जाएगा। सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार और विपक्ष के बीच माहौल इतना तल्ख हो चुका है कि पहले दिन से ही जोरदार हंगामे के आसार हैं। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर हर हाल में बहस चाहता है, जबकि सरकार साफ कह चुकी है कि इस विषय पर सदन में चर्चा का सवाल ही नहीं उठता। सरकार का तर्क है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऊपर से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए आयोग की जवाबदेही संसद के अंदर तय नहीं की जा सकती। हालांकि सरकार ये भी संकेत देती रही है कि यदि विपक्ष चुनाव सुधार पर व्यापक बहस का प्रस्ताव लाता है तो वो विचार कर सकती है। शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार 10 महत्वपूर्ण विधेयक रखने जा रही है। कौन से हैं वो अहम बिंदु, चलिए आपको दिखाते हैं। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार, कॉर्पोरेट शेयर बाजार विनिमय से जुड़े विधेयक शामिल हैं। इसके साथ ही बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे चुनावी राज्यों में एसआईआर का मामला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। विपक्ष संसद के मंच पर इसी मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। वहीं सरकार विपक्ष की धार कम करने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेने की रणनीति पर है। चर्चा है कि वंदे मातरम पर एक विशेष बहस कराई जा सकती है, जिसके जरिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। पिछले सत्र की तर्ज पर इस बार भी लगभग पूरा विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर एकजुट दिखाई दे रहा है। कारण साफ है, कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार तो राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि यदि स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो विपक्ष मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर भी विचार कर सकता है। चलिए, तो शीतकालीन सत्र शुरू होना है 1 तारीख से, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो आपको सुनाते हैं। जितने कानून बड़े हैं उन कानून को छोटा करने के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन सरकार लाना चाहती है और ये सब संसद के अंदर के कानून बनते हैं और कानून बनते समय जो डिबेट होती है, चर्चा होती है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि कार्यपालिका का काम भी जो सरकार ने फैसले किए, निर्णय किए, उसको एग्जीक्यूट करने का है। इस देश को हमें विकसित भारत बनाना है तो सबका योगदान होना चाहिए। पार्लियामेंट नहीं चलेगा ऐसा किसी ने नहीं कहा या चलने नहीं देंगे ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने ये कहा कि एसआईआर को लेकर के सदन में हंगामा कर सकता है, ये कहा है। ऑपोजिशन का बात हम सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी मुद्दा आप रखना चाहता है, अगर दूसरे पार्टी उसको सहमत नहीं है तो आप पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट सबका है, देश का है। पार्लियामेंट में हर इश्यू का चर्चा करने का एक तरीका होता है, रूल होता है, कन्वेंशन होता है। देश की सुरक्षा का मुद्दा है, ये भी उठाया, कई मुद्दे आए हैं। लग रहा है कि चर्चा होगी और विपक्ष के जो दल हैं वो भी कई मुद्दे लेकर आए हैं ना, इसलिए लगता है चर्चा होगी। पिछले बार के बाद और इस बार में परिस्थितियां बदली, उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ। बिहार के चुनाव में भी जनता ने अपना कुछ मतदान के करके जो मत सुनाया
उसके बाद परिस्थितियां बदली भी है ना। नहीं, वो तो बीएससी में चर्चा करेंगे और चेयर तय करेगी कि चर्चा किस पे करेंगे। इलेक्शन कमीशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस समय 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, सर्वदलीय बैठक संसदीय परंपराओं के अनुरूप आयोजित की गई है। 14 बिल्स इस बार लिस्टेड हैं। सरकार की ये कोशिश होगी कि ये 15 दिन का हमारा जो वर्किंग डेज है विंटर सेशन में सुचारू ढंग से चले, और सरकार की ओर से सभी राजनीतिक दलों से यही पेशकश की गई है कि सभी लोग सदन को सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग करें। हमारी कोशिश होगी कि ये विंटर सेशन जो है इसका पूरी तरीके से जनहित में उपयोग हो सके। ये बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ सत्र होगा। जिस प्रकार से लगातार राज्यों का प्रचंड आशीर्वाद एनडीए को, नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, उसकी प्रतिध्वनि होगी। एसआईआर का मुद्दा जितना विपक्ष बौखलाहट के साथ उठाता है उतनी ही उसकी जड़ें कमजोर हो रही हैं। लेकिन मैं फिर भी ऑल पार्टी के नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि संसद वाद के लिए है, संसद डिस्कशन के लिए है। अगर आप कोई कहीं का भी सांसद हो, कोई भी पार्टी, जो हल्ला गुल्ला करके सदन को बाधित करने की प्रक्रिया होती है, उससे अब दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा मार विपक्ष झेल चुका है। वो जितने हल्ला करते हैं उतनी पब्लिक उनको छांटते जाती। देश विरोधी ताकतें हैं, कोई आतंकवादी तो नहीं है, तो ये हम सबके लिए इसमें विरोधी दल को भी साथ देना चाहिए। कल पार्लियामेंट चलेगा, देखिए मैं जानता हूं कि ये लोग वहां भी इसका विरोध करेंगे। कल सदन ये लोग चलने नहीं देंगे, लेकिन ये बहुत गलत बात है। ये इनके पक्ष में नहीं जा रहा। देश की जनता चाह रही एसआईआर हो, में सबको साथ देना चाहिए। इस पर कोई राजनीति किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। एसआईआर देश के हित का मुद्दा है। बाधा डालने का काम अगर विपक्ष करेगा तो जनता ये समझेगी कि ये संसद में जाने के लायक नहीं है, और जब लोकसभा का चुनाव भविष्य में होगा तो ऐसा विपक्ष संसद में न रहे जो संसद की कार्रवाई को केवल अवरुद्ध करे, कोई रचनात्मक सृजनात्मक दायित्व निर्वाह करने की जगह केवल समय बर्बाद करने का काम करते हैं। एसआईआर का बहाना लेकर के संसद की कार्रवाई में गतिरोध पैदा हो और संसदीय कार्य बंद हो, ये विपक्ष की नई रणनीति का हिस्सा है। Mr. Rijiju should tell India at what stage will the government of India, the ruling party, the BJP, and the Election Commission respond on not allegations but proof that has been put forward by the leader of opposition Rahul Gandhi. आपने जो चुनावी प्रक्रिया के साथ मखौल किया है, बीएलओ की मौतें चल रही हैं, ये नैतिकता के और मर्यादा की चीजें हैं। इस पर पहले चर्चा हो। भाई पहले तो राज्यसभा की बुलेटिन में वंदे मातरम और जय हिंद को ना बोलने जाने की हिदायत दी जाती है। अब वो तैयार है चर्चा के लिए। क्या चर्चा करिएगा आप? आपने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया, इसलिए आपको वंदे मातरम और जय हिंद का महत्व ही नहीं पता। ऐसी प्रक्रिया किस काम की जो हमारे अध्यापकों की जान ले ले। मैंने लेटर लिखा इलेक्शन कमिश्नर को कि एसआईआर की सीमा बढ़ा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लगता है बोगस वोट बने हुए, एसआईआर कराइए, लेकिन उसकी सीमा इतनी बढ़ाइए कि आसानी से वो कर पाए। जो जिन टीचर्स की ड्यूटी लगाई है वो स्कूल छोड़ के काम कर रहे हैं, बीएलओ जो है आंगनबाड़ी बहनें वो काम कर रही हैं। इस प्रक्रिया से जो नुकसान हो रहा है, तो इस वोट को हम लोग इतनी आसानी से नहीं जान देंगे। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे एसआईआर की सीमा बढ़े और बोगस वोट नहीं होने चाहिए, मैं इसके साथ हूँ, लेकिन एसआईआर के नाम पे आप अगर वोट की चोरी करोगे तो ये भी नहीं चलेगा। मैं उम्मीद करूंगी कि जो आने वाला सेशन है एक प्रोडक्टिव सेशन होगा, जिसमें इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होगी। मैं मानती हूँ सत्ता पक्ष का एजेंडा होता है, साथ ही साथ विपक्ष भी एक एजेंडा लेकर आती है। खास करके अगर आप देखेंगे एसआईआर जो पूरे देश में लागू हुआ है, उसमें कितने बीएलओज प्रेशर के अंदर काम कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी ने कर्नाटका का हवाला देते हुए, हरियाणा का हवाला देते हुए उन्होंने भी कुछ मुद्दे उठाए हैं। तो हमारे एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर भी एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए, और केंद्र सरकार जिनकी जिम्मेदारी होती है फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ ऑपरेशंस इन द पार्लियामेंट, वो उसको ध्यान में रखकर काम करेंगे। पूरा हंगामा होगा, कई मुद्दे हैं। सरकार गणतंत्र को खत्म कर रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है और संविधान को तो मिटा ही रही है। तो इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत है इस देश की गणतंत्र को सेव करने की। देखिए, एक तो एसआईआर के ऊपर चर्चा होनी ही चाहिए। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से वोटों की धांधली में सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जो इस वक्त दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों की प्रदूषण से बुरी हाल है, इसके ऊपर एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सरकार
इसके अंदर पूरी तरीके से नाकाम रही है। कई वर्षों से अब देख रहा हूं फिक्शनल चीजों पर बातचीत बहुत होती है, चुनाव तक में जनता के मौलिक मुद्दे गायब कर दिए जाते हैं। उम्मीद करेंगे कि सरकार चुनाव के आगे जाके सोचे कि क्या आय की असमानता विषय नहीं है चर्चा के लिए, क्या जीडीपी का ग्रोथ स्टोरी जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, क्या वो दैनंदिन की जिंदगी में अगर नहीं दिख रही है तो क्या उस पर चर्चा ना हो। एसआईआर को लेकर के तो इन विषयों पे एक व्यापक चर्चा, अन्यथा संसद को सिर्फ एक म्यूजियम नुमा इमारत के रूप में ना देखा जाए। मैंने मांगा है कि आप ऐसे बार बार बिल्स लेके आ रहे हैं जिससे फेडरल स्ट्रक्चर ही कमजोर नहीं होता, लेकिन पंजाब को आप आइसोलेट करके वहां पे उसकी अमन शांति को खराब करने वाले हैं। क्रॉस बॉर्डर से जो आर्म्स, एम्यूनेशन और नशे वाया ड्रोन्स आ रहे हैं, ऐसी चीजें रोज पंजाब में गिर रही हैं। हर बार ही वॉश आउट होता है, इसका भी इधर बातें होती है और कुछ इम्प्लीमेंट पार्लियामेंट के अंदर नहीं होता है। लोगों के मुद्दे उठाने के लिए अब कहां जाएं जब पार्लियामेंट को ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में एक लगता है बिहाइंड द सीन्स एक कोएलिशन इनकी चलती है कि हम आपका मुद्दा हम उठाने नहीं देंगे, आप अड़े रहें और वॉश आउट हो जाएगा। आखिर में आप दो चीज बोलना, हम 2 बिल पास करेंगे और खत्म हुआ सेशन। मतलब मैंने 17 साल में कभी नहीं देखा कि 15 दिन की विंटर सेशन की सिटिंग होती है, तो इसका एक मौकरी बन रहा है लोकतंत्र का। बिल्कुल एसआईआर की डिस्कशन होनी चाहिए। इलेक्शन हो रहा है और 10,000 महिलाओं के खाते पे जा रहे हैं, तो ये 5 साल पहले क्यों नहीं गए? और वुमेन रिजर्वेशन बिल का कब आप इनको ये बिल लेके आएंगे कि ये हर पार्टी का अब यही निशाना हो जाएगा कि इलेक्शन से 4 दिन पहले महिलाओं को खाते में पैसे डाल दें, ना रिजर्वेशन बिल आए और इलेक्शन इस मुद्दे पे जीते गए थे और नया ट्रेंड सेट हो रहा है। इसमें हमारा मुख्य मुद्दा होगा कैसे लोकतंत्र की रक्षा हो, मतों के अधिकार की रक्षा कैसे हो, जो हमारा सबसे बहुमूल्य कोहिनूर हीरा मिला है देश की आजादी के बाद संविधान में। जिस तरह एसआईआर कराई जा रही, इतने कम समय में तो एक जिले की नहीं हो सकती, पूरे प्रदेश की कैसे होगी। आतंकवादी गतिविधियां अब दिल्ली में आकर दस्तक दे रही हैं। सारे दलों से मिलकर कहेंगे ये मसले उठने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह लोकतंत्र की हत्या, वोटों के अधिकार छीने जा रहे हैं। चलिए, तो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा 1 तारीख से और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के पास तो हैं ही, सत्ता पक्ष को उनका जवाब भी देना है। कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसमें एसआईआर सबसे पहले आता है। दिल्ली ब्लास्ट हो ही गया, प्रदूषण एक अपने आप में मुद्दा है, वोट चोरी अपने आप में मुद्दा है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बात बिल्कुल हो सकती है। इसके अलावा जो 10 विधेयक लाने की कोशिश है या लाने का जो प्रस्ताव है वो तो एक चर्चा का विषय होगा ही, लेकिन ये मुद्दे ऐसे हैं जिस पर पहले से ही पक्ष और विपक्ष में तकरार चलती चली आ रही थी, तो यहाँ भी हंगामा बिल्कुल होना ही होना है। लेकिन हंगामे के साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि सार्थक चर्चा कितनी होती है, जो जवाब किए जा रहे हैं, जो सवाल दागे जा रहे हैं, उस पर उत्तर किस तरीके के आते हैं, और ओवरऑल इसके अलावा कौन से सबसे अहम मुद्दे होंगे जिस पर व्यापक चर्चा इस सत्र के दौरान होगी। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक पांडे। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे रमाकांत पटेल। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील त्रिपाठी। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले खेमचंद जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि सभी राजनीतिक दल हैं और इस चर्चा में आज एक पत्रकार के साथ और शामिल करने का मकसद भी ये था कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सत्र दोनों के लिए अहम है। जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो और बहुत सारा कहते हैं ना खर्चा होता है इसके पीछे इन सत्रों को, तो लोग सुनना चाहते हैं कि यहाँ से बहुत अच्छी चीजें निकले। तो सभी लोगों के व्यूज जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। कम शब्दों में पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखेंगे तो हम एक बहुत अच्छी चर्चा यहां से निकाल सकते हैं। खेमचंद जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगे। कैसे इस सत्र को देखते हैं? बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो पूरी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से मैं समझ पाई हूं, विपक्ष के पास ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो चाहते हैं कि सरकार जवाब दे। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, ये जो सत्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस सत्र में बहुत सारी जो जरूरी चीजें हैं विकसित भारत बनाने के लिए, जो जरूरी बिल हैं वो आएंगे, उन पे डिस्कशन जरूरी है, उन पे संवाद जरूरी है और उनको पास करना जरूरी है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आज भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है
अभी जो रिजल्ट्स आए हैं और इंटरनेशनल संस्थाएं भी बता रही हैं, उससे बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं। जबकि विषम परिस्थितियां हैं, हमने देखा है कि पूरे विश्व में अलग अलग तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, रोक लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। देश के भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो भविष्य के लिए बहुत जरूरी हैं, जो SIR का मुद्दा है। तो SIR के मुद्दे पे चर्चा पर चर्चा चल रही है। कोर्ट ने भी क्लियर डायरेक्शन दी है, गाइडेंस दी है कि ये होना चाहिए, होते रहना चाहिए, इससे देश का लाभ होगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि विपक्ष के क्वेश्चन से कभी भी सरकार पीछे हटी नहीं है, लगातार जवाब देती रही है, चाहे वो पिछला सत्र हो या उससे पहले सत्र हो। हाँ, लेकिन विपक्ष भी कंस्ट्रक्टिव रहे, पॉजिटिव रहे और जो देश से रिलेटेड चीजें हैं उनको कंस्ट्रक्टिव तरीके से उठाए, ना कि अपना नाक का सवाल बना के सत्र को बाधित करने की कोशिश करे। अब जैसे आज जिस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है जो जमानत पे है नेशनल हेराल्ड केस में, जहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, हजारों करोड़ का फ्रॉड हुआ है, अगर उसको नाक का विषय बना के आप संसद को डिस्टर्ब करेंगे तो आप देश का नुकसान करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे। सरकार हर एक तरीके के मुद्दे पे, सभी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि बाकी जो विपक्ष के दल हैं वो भी कंस्ट्रक्टिवली इसमें सपोर्ट करेंगे और देश के हित में आने वाले सत्र में काम होगा। ठीक है, खेमचंद जी वापस आऊंगी। शिवानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी राखी जी। शिवानंद जी, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बिल्कुल अनुमान क्या लगाया जा रहा है, मालूम ही है कि कौन से बड़े मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष लंबे समय से चर्चा की मांग कर रहा है। क्योंकि SIR है, वोट चोरी है, दिल्ली ब्लास्ट है, सब कुछ कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए। इनको कितनी उम्मीद है कि इन पर एक सार्थक चर्चा हो पाएगी सदन के अंदर? दूसरी चीज ये भी है कि इसके अलावा भी कोई ऐसा बड़ा मुद्दा जो विपक्ष ने एक रणनीति बनाई हो कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष उस पर सवाल रखने की। गुड इवनिंग राखी जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए 11 साल से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सत्ते पे बैठे तब से हमेशा गौर, गरीब, दलित, पिछड़ों, माइनॉरिटी, आदिवासी, किसान, युवा, युवती, छोटे छोटे व्यापारी, उनको ब्लैकमेल करना, तकलीफ देना, महंगाई चरम पर है। इसमें चर्चा होना जरूरी है। सर्वदलीय बैठक हुआ। सर्वदलीय बैठक में प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस से, जयराम रमेश जी गए थे, उधर किरण रिजिजू जी, मेघवाल जी और JP नड्डा जी, इन्होंने खुद किरण रिजिजू जी बोलते हैं कि इसमें हम चुनाव आयोग के हम कोई प्रवक्ता नहीं, हम उस बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, ये वो पहले से बोल रहे। अभी आपके चैनल पे अभी मैं देख रहा था, बीजेपी वाले सब लीडर कितना बौखला गया है। वोट चोर, गद्दी चोर। नरेंद्र मोदी जी को 1 मिनट में उस चेयर पे बैठने का अधिकार नहीं है। देखिए, लॉ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान सबको है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहे हैं बहुत। अभी जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सर बने हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने बोला मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं रात भर बैठ सकता हूँ, कोर्ट चला सकता हूँ। नंबर 1, ये बहुत अच्छा मैसेज है सबके लिए। दूसरी बात, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्वदलीय बैठक को तो नहीं आया, अमित शाह भी गायब है। अभी देखिए, हमने अभी चुनाव आयोग जो गुप्ता जी है, गुप्ता जी के अगेंस्ट हम महाभियोग लेके आ रहे, किसी भी हालत में हम लेके आएंगे। और विपक्ष को दबाने के लिए देखिए, वो झूठे FIR करना, डराना, धमकाना, हम डरने वाले से नहीं है। दूसरी बात, राबड़ी देवी जी का उधर उनका घर खाली करने का कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन को ED और CBI का नोटिस भेज रहे हैं। अरे कितना दिन करना है करो। ED, CBI, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, वोट चोरी करके महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, ये बहुत हो गया। पहला वोट चोरी होता था चंडीगढ़ का, मैंने लाइव वीडियो देखा है राखी जी। लेकिन अभी ये लोग डकैती डाल रहे हैं। इसमें चर्चा होना 100% तय है। और किसी भी हालत में 14 दिसंबर को जैसा नेपाल, श्रीलंका जैसा माहौल होने जा रहे रामलीला मैदान में, पूरा भारत में हम युवा, युवती, किसान, मजदूर, आदिवासी, माइनॉरिटी, दलित, इन लोगों ने अभी BLO 26 आत्महत्या किया, सुसाइड किया, DM, ADM सब दबाव डाल रहे, प्रेशर डाल रहे। गुजरात में BLO मर गए, राजस्थान में
आत्महत्या हुआ, बंगाल में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। विपिन कुमार की वाइफ सीमा जी ने लाइव बोला उन्होंने कि मेरे पति को धमकाया गया, आपको सस्पेंड करेंगे, आप टाइम पे, वो शादी के लिए वो छुट्टी पे था, उनको छुट्टी नहीं दे पाया, उन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड नोट में वहां का डीएम का नाम है। दूसरी बात, ये जो गुप्ता जी है, ये चुनाव आयोग को जो गुप्ता जी जिस तरह से संविधान का, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, उन्होंने 20 जून 2025 बिहार में एसआरए के नाम पे 14.5 लाख वोट उधर डुप्लीकेट डाल के हरियाणा, उत्तर प्रदेश से ट्रेन भर भर के लोगों को जाके वोटिंग किया, सबको दिख रहे। गुजरात से 10 IAS ऑफिसर को बिहार ला के दरोड़ा डाल रहे, डकैती डाल रहे, ये सब इंक्वायरी होगा। दूसरी बात, मैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के ऊपर 302 मर्डर केस मैं दाखिल करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हमारा डिस्कस चल रहे, बड़े बड़े लॉयर से डिस्कस चल रहे, कपिल सिब्बल जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी और AK सिंह सर से बहुत कुछ हमारा डिस्कस चल रहे। पूरा डॉक्यूमेंट सत्ता प्रूफ के साथ हम दायर कर रहे। BLO जिस तरह से प्रेशर बना रहे, उनको दलितों को वोट काट रहे, माइनॉरिटी को वोट काट रहे, अपोजिशन का वोट काटने के लिए बोल रहे, प्रेशर बना रहे। 1 मंथ का इतना क्या है मोदी जी का और किसी का कुछ काम है क्या? इतना ज्ञानेश कुमार गुप्ता, राजकुमार जैसा भाग के तो नहीं जा रहे। इस तरह से 1 मंथ में ही करना है, क्यों भाई? इतना क्या? अभी तो चुनाव नहीं है, थोड़ा टाइम दीजिए ना। अभी शादी है, किसी का माँ बीमार है, पिताजी बीमार है, ठंड का माहौल है, लोगों में डराना धमकाना, इस तरह से वोट चोर, गद्दी चोर नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा में सैनी जी, बिहार में नीतीश कुमार जी, गुजरात में, मध्य प्रदेश में जिस तरह से इन्होंने वोट चोर, गद्दी चोर, एक ही बात 5 बार रिपीट करेंगे, इस तरह से गलत है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी 24 जून को बिहार में SRA के नाम पे जो वोट चोरी किया, सेकंड डे, नहीं राखी जी 30 सेकंड, सेकंड डे 25 जून को मेधा रूपम को नोएडा में DM बनाया गया। वोट चोर, गद्दी चोर, 17 BLO वहां रिजाइन दिया, आंगनवाड़ी जो शिक्षिका वो रिजाइन दिया, सुसाइड किया, 10 लोग उधर जॉब छोड़ के रिजाइन दिया। ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बेटी पहली बार DM बनी नोएडा में, ये बहुत धक्कादायक घटना है। उसका दामाद मनीष बंसल, उसको सहारनपुर में DM बनाया, वो भी दलितों को वोट काटने के लिए बोल रहे, माइनॉरिटी को वोट काटने, आदिवासी को वोट काटने के लिए बोल रहे। मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ, इसका तो हिसाब होगा। नरेंद्र मोदी, शिवानंद जी, इसके अलावा और ठीक है, मेरे पास है सवाल, लेकिन बाद में, क्योंकि मैं अगला सवाल लूंगी फिर लंबा हो जाएगा बहुत। 1 मिनट वापस आऊंगी। विमलेंदु जी, सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि SIR के अलावा और भी मुद्दे थे, लेकिन यहाँ तो बात लग रहा है वहीं पे ही अटक कर रह गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10 विधेयक जो प्रस्तावित हैं उन पर भी बातचीत होगी, तो उनसे कितना एक सार्थक और अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में दिखेगा, ये जिम्मेदारी है क्योंकि सरकार है इसलिए। देखिए, NDA की सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है हमारा, NDA की सरकार पूरी तरह से, कोई भी सत्र हो आप उसके रिकॉर्ड्स निकाल के देख लें, 110%, 120% का ट्रैक रिकॉर्ड है NDA सरकार का। काम तो हम करेंगे, और ये काम जो हमको नहीं करने देना चाहते हैं वो उनका काम है, वो उनको करने दें। विपक्ष भी है इस देश में, तो विपक्ष का भी कुछ काम होना चाहिए। अब देखिए कि पूरी तरह से अगर आप विश्लेषण करें तो SIR के मुद्दे को लेकर बहुत सारी बातें इन्होंने की पूरे चुनाव से पहले। बिहार के चुनाव को तो आप बहुत नजदीक से आप लोगों ने देखा, खूब घूमे, तरह तरह के नाटक किए, प्रपंच किए। जनता ने क्या किया? जनता ने निर्णय दे दिया, और ऐसा निर्णय दिया कि अब भागे भागे फिर रहे हैं, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। कहीं दिख रहे हैं क्या कोई विपक्ष का नेता? जो कि अभी वो 35 सीटें आए हैं उनमें से एक भी नेता नजर नहीं आ रहे। और ये हुलकर जी, अरे भाई मेरे हुलकर जी, बात आप बोल रहे थे ना, मैं तो कर रहा हूँ, आपको कंप्लीटली जनता ने रिजेक्ट कर दिया। शिवानंद जी प्लीज 1 मिनट रुकिए, एक बार प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए, उसके बाद आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइएगा। आप डिस्कशन जो भी करना चाहते हैं वो डिस्कशन आप कीजिए सदन में, सदन तो खुला हुआ डिस्कशन।
नाटक करने के लिए एक नौटंकीबाज आपके पास है ही, उनको सदन भेज दीजिएगा, नाटक करेंगे वो। बाकी और देखिए, जनता कोई नोटिस आपको ले नहीं रही है, आप उस पर काम कीजिए। एक ऐसी पार्टी हो गई है कांग्रेस जिस पार्टी के पास कोई विचारधारा बचा नहीं, एक ही विचारधारा है, वो परिवार की है, परिवार को बचाने का है, कुनबा को बचाने का है, वो करते रहिए। हम लोग कंक्रीट काम करते हैं। एनडीए की पूरी सरकार, यहाँ जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बिहार में, और केंद्र में भी जो हम समर्थन दे रहे हैं, वो पूरी तरह से क्रिएटिव काम कर रही है। और जितने भी बिल अभी आएंगे, 14 बिल जो लिस्टेड हुए हैं, वो सारे बिल को हम लोग पास भी कराएंगे। चर्चा भी, इनको समय भी देंगे, नौकरी करने के लिए इनको समय दिया जाएगा, इसलिए कि इसके अलावा ये और कुछ कर नहीं सकते। ये एक वास्तविकता है भारत के लोकतंत्र की। मैं तो बार बार कहता हूँ कि भारत के लोकतंत्र में बिहार में जो है एक नौकरी करने के लिए यहाँ पे है, और केंद्र में वहां नौकरी करने के लिए है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अरे जनता के हित के कुछ मुद्दे भी लेके आइए, ठोस और कंक्रीट, लेकिन वो तो आपको कहीं नजर आएगा नहीं, क्योंकि काम इतना अच्छा हो रहा है, इससे पूरी तरह घबराए हुए हैं। आपके युवराज घबराए हुए हैं, और इस कारण से उलूल जुलूल सब बातें करते रहते हैं। अभी तो हम ढेर सारे बयान अभी सुन ही रहे थे, बिहार के भी कुछ नेता थे, पूरी तरह धमकी वाले बयान है, सदन चलने नहीं देंगे। सदन किसी के बपौती तो है नहीं, किसी एक परिवार का तो है नहीं, ये पूरे राष्ट्र 140 करोड़ लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनका सदन है। वो लोग बैठकर चर्चा करेंगे। जो कंक्रीट काम करने वाले हैं वो कंक्रीट काम करेंगे, ठोस काम करेंगे, और भारत को जो है वह आगे बढ़ाने के लिए काम हम लोग करते रहेंगे। ठीक है। और एसआईआर का जहाँ मुद्दा है वो पूरी तरह से जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। बिहार में तो एक भी किसी बीएलओ की मौत नहीं हुई, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं किसी बीएलओ की मौत हो रही है, उसके कारणों पे जाना चाहिए। निश्चित रूप से चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि अगर उनके अधिकारी पदाधिकारी किसी कारण से अगर उनकी मृत्यु हो रही है, क्या कारण है, स्वास्थ्य का कारण है, क्या कारण है, उस पर वो जाए काम करें। लेकिन कोई गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है, उस पर चुनाव आयोग अगर काम कर रहा है तो ये अच्छी बात है। पहले बिहार में उन्होंने प्रयोग किया तो बिहार में करके देखा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई। इन लोगों के जितने भी चमचे हैं, इन लोगों के जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि चाहते नहीं कि भारत पूरे देश में जो है वो एसआईआर हो, वो नाटक करेंगे। और नाटक का ही परिणाम है कि लोगों में एक भ्रम पैदा करने का हमेशा प्रयास किया जाता है। बिहार में भी करने का प्रयास किया गया, लेकिन बिहार की जनता बहुत जागरूक थी। मैं मानता हूं भारत में और भी जैसे जितने प्रदेशों में एसआईआर हो रही है, सारी जनता जागरूक है। बाकी नेता को नौटंकी करना हमको करने दीजिए, उससे कोई घबराता नहीं है। भारत का कोई नागरिक कांग्रेस या उन विपक्षी दलों के झांसे में आने वाला नहीं है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। विवेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? शिवानंद जी आऊंगी सभी की प्रतिक्रिया के बाद, प्लीज रुकिए। विवेक जी। जी। विवेक जी, कैसे शीतकालीन सत्र को देखते हैं? कौन से अहम पॉइंट्स ऐसे होंगे? सर एसआईआर तो है ही, इसके अलावा मैं पूरी चर्चा में बार बार हालांकि सुन रही हूं, मैं क्योंकि पहले सुन लेती हूं पहले राउंड में मैं सभी लोगों को, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा सत्र क्या एसआईआर पे ही निपटेगा? मैं बार बार बोल रही हूं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होगी। क्या 1 से 19 दिन का समय सिर्फ एसआईआर पर निकालने की पूरी तैयारी है, या इसके अलावा भी कुछ है? राखी जी, मंच पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अभिव्यक्ति पूरे मन से मैं चाहूंगा। देखिए, एसआईआर एक प्रमुख मुद्दा तो बिल्कुल बन करके उभरा है, और उससे भी प्रमुख मुद्दा अभी आप ही के मंच पे हुआ कि मैं चूंकि टारगेट अभी नहीं करूंगा, मैं अंतिम लेकिन मेरा वाक्य लेकर के मुझे हटाइएगा। देखिए, सबसे प्रमुख बातें मैं 2-3 मुद्दों पे आज आपको जरूर लाना चाहूंगा। एसआईआर पे बात और चर्चा इसलिए होना आवश्यक है, और चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है उस पर कहीं ना कहीं विधेयक लाने की, और महाभियोग आ सकता है, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। महाभियोग विपक्ष को लाना भी चाहिए, और चुनाव आयोग पे महाभियोग ला करके कामकाज में पारदर्शिता की कमी जो दिखाई जा रही है उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहली बात, एसआईआर की प्रक्रिया में चुनाव आयुक्तों पर विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करने का जो संवैधानिक प्रारूप इन्होंने 2023 के अमेंडमेंट में जो उनको क्रिमिनल और सिविल मैटर से बाहर कर दिया, उनको भी उसमें कंक्लूड करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी की भी पारदर्शिता निष्पक्षता पे सवाल उठते हैं तो उनके ऊपर केस एफआईआर होने का या कोर्ट जाने का प्रावधान लाने की आवश्यकता है। इस बिंदु को भी विपक्ष को लाना चाहिए। एसआईआर की प्रक्रिया में जो जातियां, जो नाम या जो वोट काटे गए उसकी सूची ये क्यों जारी नहीं कर रहे हैं, इस पे बहस होगी, बिल्कुल होनी चाहिए।
ये जारी करना चाहिए कि उन्होंने जो वोट काटे, चाहे बिहार में काटे चाहे कहीं काटे, वो उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हमारा संवैधानिक अधिकार है ये जानने का कि वो वोट किस आधार पे कटे हैं, उनकी जातियां क्या थी, कौन से वोट जोड़े गए, उनकी जातियां क्या थी। क्योंकि देखिए, वोट जातियों के आधार पे बट रहा है। जो पूर्व कुछ समय से देखा जा रहा है, जो चलन चल रहा है इलेक्शन का, वो कहीं ना कहीं जातियों के आधार पे वोट का वर्गीकरण अगर हो रहा है तो इस पर बात होगी। और जिस देश में प्रधानमंत्री अपनी जाति मंचों से बताते हैं तो वहां जातियों का महत्व तो राजनीति में वैसे ही बढ़ जाता है। उससे भी व्यापक बहस कहां पे हो जाएगी, आप देखिए इस बात को। एक बिल आ रहा है, इस बिल को आपने भी सुना होगा, राष्ट्रपति हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, जिस पर विपक्ष को सबसे ज्यादा पैनी नजर रखने की आवश्यकता है। क्योंकि पीएम केयर फंड का नाम बदल के अब उसको राष्ट्रपति नेशनल सिक्योरिटी कर दिया गया है, नेशनल सेफ्टी कर दिया गया है। मैं ये पूछ रहा हूं, इस देश में पीएम केयर फंड का आज तक आप जवाब दे ना पाए, उसका आप पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ कहां इस्तेमाल हुआ, कितना जमा हुआ, कहां उपयोग हुआ, उसका जवाब तो आप दे ना पाए। और आप एक नया लेकर के आ रहे राष्ट्रपति हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल। अब आप एक बात समझिए, ये जो सेस बिल आता है ना केंद्र का, ये केंद्र कहीं भी राज्य सरकार के साथ साझा करने के लिए इसमें बंधित नहीं होती है, लेकिन इसका अतिरिक्त बोझ जो है वो आम जनमानस की जेब पे पड़ता है। और उससे बड़ी बात, आप आम जनमानस की जेब पर बोझ, अतिरिक्त बोझ डाल करके उस धन का उपयोग कहां करेंगे, उसकी पारदर्शिता भी कहीं सार्वजनिक नहीं होती है। तो किस उद्देश्य के लिए यह पैसा लिया जाएगा, किस उद्देश्य के लिए खर्च किया जाएगा, इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो पहले तो यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये शेष आप लाने का कारण बताइए कि अतिरिक्त बोझ जेब पे क्यों पड़े किसी के भी। भाई, आपको कोई चीज वस्तु अगर 100 रुपए की मिल रही है और केंद्र अगर उसमें 25 रुपए शेष लगा रहा है तो वो 25 रुपए केंद्र लेगा और राज्य उसमें बाध्यकारी नहीं कर सकता केंद्र को कि उसका कुछ हिस्सा हमको भी दिया जाए। और केंद्र भी बताने के लिए बाध्यकारी नहीं है कि वो पैसा कहां खर्च किया जाएगा और किन योजनाओं पे खर्च किया जाएगा। हम ये कैसे मान लें कि एक राजनीतिक दल जो सत्ता में है वो मनमाने तरीके से शेष इस देश की जनता पे थोपेगा और उसका उद्देश्य वो अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए, सरकार को जोड़ने तोड़ने गिराने के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा। तो इस पर चर्चा सदन में होना बहुत जरूरी है। एक बिल और आ रहा है जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, पेंशन एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA संशोधन विधेयक, जिसमें कि पेंशन के क्षेत्र में नियामक ढांचे को मजबूत करना और योजनाओं में सुधार करना है। इस बिल के ऊपर चर्चा होने से पहले मैं अपने उत्तर प्रदेश के सभी लोक सेवकों से कहूंगा, ये पूछिएगा जरूर यूपी PCL के कर्मचारियों का जो इन्होंने मनमाने तरीके से नियमों का उल्लंघन करके DHFL में पैसा निवेश किया था, EPF और GPF का 4122 करोड़ रुपए, उसमें 2668 करोड़ रुपए आज भी कहां है? वो पैसा आज भी रिकवर नहीं किया गया। तो क्यों नहीं किया गया? वो कर्मचारियों के मेहनत के भविष्य निधि का पैसा, वो पैसा उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा, किसके आधार पर तय होगी और उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई? क्या इस मुद्दे को जनता भूल जाएगी? आप पेंशन का विधेयक लेके आ रहे हैं, लेकिन पेंशन का ही पैसा उठा के मनमाने तरीके से आप अपने राजनीतिक मित्रों को दे रहे हैं जो आपको मजबूत चंदे देते हैं। तो ये एक प्रश्न चिन्ह का सवाल है, इस पे सवाल होना चाहिए। मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल आ रहा है। मणिपुर के लोगों के पहले दर्द पे चर्चा होनी चाहिए, मणिपुर की कानून व्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए और मणिपुर के लोगों के प्रति केंद्र सरकार का जो नजरिया नजरअंदाजी का रहा, उसकी जिम्मेदारी पहले सुनिश्चित हो कि मणिपुर को विशेष राहत पैकेज दिया जाए कि मणिपुर में जो घटनाएं घटी, पहले तो वहां पे शांति बहाल की जाए और शांति बहाली के साथ वहां के नागरिकों को अनुच्छेद 21A के तहत जीवन की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। उसके बाद आप कोई बिल पेश करिए, क्योंकि जब मणिपुर की जनता ही सुरक्षित थी, सड़कें कहां से सुरक्षित रहेंगी भाई? सबसे बड़ी बात, लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, अब देखिए सबसे बड़ी अहम बात, जो ब्लास्ट दिल्ली में हुआ और जो वोट चोरी की बात हो रही है, सरकार इस पर बात करने से मना कर चुकी। सरकार का स्पष्ट मत है यह संवैधानिक मामला है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उस पर सदन के अंदर चर्चा नहीं हो सकती। विधायिका का काम है कानून बनाना। चुनाव आयोग के जितने भी नियम कानून बने हैं वो संविधान के अनुच्छेदों के मानकों के अनुसार बनाए जाते हैं। और अगर एक स्वायत्त संस्था, संवैधानिक संस्था, जिसको आपने, इसीलिए मैं कह रहा था बार बार, दंडात्मक प्रक्रिया के अनुसरण से बाहर कर दिया,
वहां पे कहीं ना कहीं मनमानापन, वहां पे कहीं ना कहीं निरंकुशता आ जाएगी, निरंकुशता का भाव आएगा। और आज सरकार इसीलिए इस पर चर्चा करने से बच रही है। आप नेशनल सिक्योरिटी बिल ला रहे हैं और आप नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। ठीक है, ये विवेक कौन जी। सी दुविधा की बात है? अंतिम बात पे मैं अपनी बात वो करूंगा, कंक्लूड करूंगा। अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, SC/ST का एक ऑर्डर आ रहा है, ये नया अमेंडमेंट लेके आना चाहते हैं जिसमें सामाजिक न्याय के तहत विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति और सूचियों में विशिष्ट समुदायों में शामिल करने का संवैधानिक आदेशों को संबोधित करने का प्रावधान लाएंगे। अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने या हटाने का। हमारा मानना यह है कि ये जो जातियों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को लाने या हटाने का ये जो बिल ला रहे हैं, इसका सीधा सीधा जो जुड़ाव है या सीधा सीधा प्रभाव SIR के प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। ये मनमाने तरीके से जातियों को बाहर करेंगे, मनमाने तरीके से जातियों को जोड़ेंगे और इससे कहीं ना कहीं इस देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इनके मनमानेपन को लेकर के। और अंतिम बात पे मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जो हमारे मित्र ने कहा बिहार को लेकर के कि कोई भी BLO बिहार में नहीं मरा। माफ करिएगा, आपने चैनल पे झूठ कहा। भोजपुर जिले के एक हेडमास्टर BLO पर्यवेक्षक राजेंद्र प्रसाद की 27 अगस्त 25 को कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई थी। मैं अपनी बातों को कंक्लूड कर चुका हूं। धन्यवाद। SIR के कारण नहीं हुए, हेल्थ के कारण हुए, वो हेल्थ इशू था उनका। मैं यहाँ मौत की बात कर रहा हूँ कि कोई BLO नहीं मरा, कोई BLO नहीं मरा। अनर्गल प्रेशर, अनैतिक प्रेशर, अनैतिक दबाव, अनर्गल प्रेशर, लगातार इसकी शिकायतें आ रही हैं। आप लोग जांच मत करिए, वो आपकी बात है, ठीक है। हम उस पर नहीं जाएंगे। ये झगड़े का विषय नहीं है। चलिए ठीक है। राखी जी यहाँ पे देखिए, एक तर्क मुद्दा और ले लीजिए, क्योंकि कल एक बिल और पास होने जा रहा है माफ कीजिएगा, ये एक और बिल लाने जा रहे हैं जो कि इस देश में चर्चा का विषय बनेगा। इनको प्लीज कंक्लूड। इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी जो इनका एक अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है 25 का, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी और ग्रुप इंसॉल्वेंसी का प्रावधान उसमें ये लेके आ रहे हैं, जिसमें कि ये मुझे लगता है जो देश के भगौड़े हैं, जो खुद को इंसॉल्वेंट घोषित कर चुके हैं, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जो दिखा रहे हैं, उनको वापस आने के लिए एक लचीली व्यवस्था देने का प्रावधान करने वाले हैं, जिस पर नजर बनाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश को धोखा देने का प्रयास हो रहा है। ठीक है। रमाकांत जी, बहुत सारी बातों को विवेक जी ने यहाँ पे रखा है। मुझे ऐसा लगता है आज की जो चर्चा है वो शीतकालीन सत्र के उन मुद्दों पर हो रही है जिन पर असल में बहुत सार्थक चर्चा होनी चाहिए। जो प्रस्ताव लाए जा रहे हैं या जो पारित कराए जाएंगे उस पर विपक्ष को नजर रखनी है। तो बहुत सारी चीजें जो पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए। आपके अनुसार क्या है, आम आदमी पार्टी कैसे सत्र को देखती है और कौन से मुद्दे अहम होंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए तो जनता के मुद्दे अहम होते हैं। अभी SIR से जो BLO परेशान होकर के काम से परेशान होकर के उनकी मौत हो गई, कई ने सुसाइड कर लिया, उस पर भी आम आदमी पार्टी चर्चा करेगी। बेरोजगारी पे आम आदमी पार्टी चर्चा करेगी। किसानों के साथ जो छल हो रहा है उस पर आम आदमी पार्टी चर्चा करेगी। महंगाई पे आम आदमी पार्टी चर्चा करेगी। देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पेपर लीक पे आम आदमी पार्टी चर्चा करेगी। लेकिन मैं और जो मानता हूँ कि मध्य प्रदेश से भी लगभग 40 सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में, इनको भी चर्चा करनी चाहिए। आखिरकार जनता के टैक्स के पैसे से ये लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, हर महीने लाखों रुपए खर्च करते हैं जनता के टैक्स के पैसे से। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बच्चे को चूहे कुतर के खा जाते हैं, उनका हाथ खा जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। इस मुद्दे पे भी देश के सदन में चर्चा होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के सांसदों को चर्चा करनी चाहिए कि यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में बच्चों को कैसे चूहे कुतर के खा जाते हैं, नकली दवाइयां दे दी जाती हैं, जहरीली कफ सिरप दे दी जाती है, हजारों बच्चों की किडनी खराब हो जाती है, सैकड़ों बच्चे मर जाते हैं, लेकिन आंकड़ा नहीं आता है। इस पे चर्चा करनी चाहिए। हराम की तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए इनको। मध्य प्रदेश में से देश के कृषि मंत्री आते हैं, सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे भूरी बाई 3 दिन से खाद के लिए लाइन में लगी थी और मर जाती है। सैकड़ों बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ करके खाद के लिए लाइन में लग रहे हैं। किसानों को डंडे से पीटा जाता है खाद मांगने पे। तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के सांसदों की जिम्मेदारी है। मैं कहता हूं कि किसानों को 2 रुपए किलो प्याज खरीदी जा रही है, बाजार में खरीदने जाओ तो व्यापारी 20 रुपए की बेच रहा है, किसान को 2 रुपए नहीं मिल रहा है। इस पे भी चर्चा करनी चाहिए। केवल हमारे टैक्स के पैसे हजम करने के लिए ये लोग संसद में नहीं बैठे हैं। एक बात आई थी अभी, मेरे दोस्त ने, पांडे जी ने कहा कि PM केयर फंड का हिसाब और नाम बदलना। मैं कह रहा हूं PM केयर फंड का हिसाब अब मत मांगिए। आप मान लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि PM केयर फंड में जो पैसा है वो विपक्ष के विधायकों को, सांसदों को खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है। और
इस मामले पे भी चर्चा होनी चाहिए संसद में कि जो अभी बिहार चुनाव हुआ, आप आचार संहिता के दौरान कैसे किसी को 10-10 हजार रुपए दे सकते हो, कैसे स्पेशल ट्रेनें भाजपाइयों के खर्चे पे ला करके आप वोटरों को मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हो, तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का काम कर रहे हो। इन सारे मुद्दों पे चर्चा सार्थक रूप से होनी चाहिए, वो देश के लिए अच्छा है। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हों, लोकसभा के सांसद हों, ये सभी इन मुद्दों पे जो है चर्चा करेंगे और मजबूती से अपनी बात को रखेंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है रमाकांत जी। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। सुनील जी सुन पा रहे हैं मुझे? प्लीज बोलिए जल्दी से। हेलो। हाँ अभी आपकी आवाज आ रही है मेरी। हाँ अभी आपकी आवाज आ रही है सुनील जी, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए मुद्दों के नाम पे और प्रस्ताव के नाम पे जितनी पॉइंट्स आए हैं वो तो आ ही गए, बाकी चीजें तो होंगी ही, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछूंगी, क्या जितने मुद्दों को रखा जा रहा है उन पर बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। यदि विपक्ष को आपत्ति है, उनका राइट है, वो अपनी बात को रखे, सरकार की जिम्मेदारी है वो जवाब दे। लेकिन इससे भी अहम ये भी होता है, जो एक बात निकली है कि मामला यदि कोर्ट में है तो SIR को लेके, क्योंकि संवैधानिक संस्था है तो कैसे वहां सदन के अंदर हम चर्चा कर पाएंगे, सत्ता पक्ष तैयार ही नहीं है उस पर बात करने को लेके, महाभियोग लाने की पूरी बात हो रही है। ये सब कैसे सफल होगा, कैसे पॉजिटिव होगा जब सत्ता पक्ष बात ही नहीं करेगा? तो आप क्या इसी मुद्दों पर शोर शराबा करेंगे, फिर सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी और हर दिन ऐसे निकलता चला जाएगा? ये भी समझना पड़ेगा। जो प्रस्ताव लाए जा रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उस पर विपक्ष को देखना है कि उनका कितना समर्थन होता है, उनकी यदि उस पर आपत्ति है तो वो अपनी बात रखें। कुल मिलाकर एक सार्थक चर्चा की बात हो रही है, कैसे इस सत्र को देख रहे हैं? देखिए राखी जी, आपने पिछला भी सत्र देखा कि विपक्ष हंगामा करता रहा और पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। जनता की समस्याओं को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं सबसे पहले राखी जी का आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि नेपाल की तरह जलाया जाएगा। जैन जी को मैंने आह्वान किया है, आप मंच पे, सार्वजनिक मंच पे कहा, नेशनल चैनल पे, तो SIR बहाना है देश को जलाना। मैं कहूंगा कांग्रेस का ये उद्देश्य बन गया राहुल जी का, और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण प्रवक्ता महोदय हैं। जो नेपाल में हो रहा वो उत्तर प्रदेश में होगा। मैं बड़ा निवेदन साथ कर रहा हूं आपसे और देशवासियों से कि ऐसे लोगों से द्रवित मत होइए। नेपाल के हालात और हिंदुस्तान के हालातों में बहुत अंतर है, जो कांग्रेस चाह रही है। और अभी देखिए, मैं ध्यान आपको आकर्षित कराना चाह रहा हूं कि भाजपा प्रवक्ता ने जय श्री राम कहा तो कितने व्यंग्यात्मक मुस्कान से कांग्रेस के प्रवक्ता ने जवाब दिया है उसका। तो ये जो आप सनातन विरोधी जनरेट चल रहे हैं, यही कारण है राखी जी कि बिहार से लेके बंगाल तक ये साफ होंगे। इनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य देश के लोग समझ रहे हैं। आप वोट चोर गद्दी छोड़ नारा देते रहे। बिहार में क्या हुआ? जिन 65 लाख, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन 65 लाख मतदाताओं का आप कह रहे वोट काटा गया, उनमें से 5000 इकट्ठा कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। चलिए मैं मानता हूं कि ज्ञानेश जी गलत है, आपको सूचना नहीं दे रहे हैं, लेकिन 5000 आदमी तो आप कैसे होंगे पार्टी के जिनका नाम काटा गया हो? लाइए देश दिखाइए। अगर कोई लेके आया हो राखी जी बता दीजिए हमको। और विवेक जी हमारे छोटे भाई कह रहे थे PM केयर फंड को लेकर के, तो आप सारे दलों को चाहिए कि अगर निष्पक्ष निष्भाव से काम करना चाह रहे हैं तो RTI के दायरे में, RTI के दायरे से बाहर है, RTI के दायरे से बाहर है PM केयर फंड। विवेक जी आपको चंदा भी बाहर है, RTI के दायरे से बाहर है, और राजनीतिक चंदे पे सुप्रीम कोर्ट में SLP ऑलरेडी फाइल है। सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक चंदे पे ऑलरेडी SLP फाइल है, लेकिन इसको RTI के दायरे से बाहर कर दिया गया है। आप पारदर्शिता देखते हैं तो सारे दलों को चाहिए कि RTI के दायरे में PM केयर फंड सहित जो भी चंदा आता है किसी पार्टी को सार्वजनिक होना चाहिए। देश के लोग मालूम तो हो कि चंदा कहां से आ रहा है। ये बात तो भैया, आपको धर्म का सर्टिफिकेट बांटने से अच्छा है कि आप ये बात NDA से पूछिए कि क्यों बाहर रखा है। आप किसी को सनातन विरोधी का सर्टिफिकेट देने से बेहतर NDA से टेक्निकल सवाल पूछिए ना। बिल्कुल कहूंगा, इसलिए कि कोई जय श्री राम बोल रहा है तो आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? ये नहीं, ये क्या है? ये अगर विरोधी नहीं है तो क्या है? आप, अरे भाई आप बोलने दीजिए। इसी कारण न जनता, आपकी कोई आवाज जनता सुनती नहीं, तो अखिलेश जी की देन है कि आप उत्तर प्रदेश थोड़ा सा। अरे मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, बोल आपके मित्र रहे हैं NDA के, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ। NDA के मित्र बोल रहे हैं, राजद के प्रवक्ता, जो उनके प्रवक्ता बैठे हैं दिख नहीं रहा था। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। सरकार का टैक्स। मैं जब मुस्कुरा ना
तभी ये जय हिंद बोला ना बीजेपी का नेता, क्योंकि नरेंद्र मोदी अलीबाबा 40 चोर पार्टी पार्लियामेंट हाउस में जय हिंद को मना किया है। पता नहीं दिखता है। आप इसी तरह चोर शीतकालीन बोलते सत्र पर रहिए। बात हो रही है, ना तो बात जय श्री राम पर हो रही है, ना बात किसी और चीज पर हो रही है। तो सत्र पर बात राखी करिए। जी, और लेकिन वरिष्ठ राखी जी पत्रकार को अपनी प्रतिक्रिया जल्दी से रखने दीजिए, जो समय बचेगा तो मैं वापस आऊंगी। इधर उधर चर्चा को डाइवर्ट मत करिए सर, प्लीज। पार्लियामेंट हाउस में जय हिंद बोलने के लिए मना किया, वंदे मातरम बोलने के लिए। सुनील जी अरे, सत्र पे आइए, क्या खास हो इनको चुप सकता कराइए है? राखी आप जी। यदि इनको इस तरीके राखी से जी, बोलेंगे तो वो डिबेट है, आपत्ति दर्ज ये कराएंगे। भेड़ मंडी नहीं है, ये संसद नहीं है, विधानसभा नहीं है। आप इनको साइलेंट कराइए बोलने। डिबेट का एक तरीका, को नेशनल चैनल है, एक डिबेट एक तरीका है कि इनका मंच है ये। रुकिए राखी जी, इनको रुकिए। शिवानंद जी प्लीज रुकिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए। नेशनल चैनल है आपका। सुनील जी एक पत्रकार। अरे अभी आपको मौका आएगा, आप तो बोल शिवानंद लीजिएगा जी आराम से। प्लीज 1 मिनट आपकी रुकिए कोई और उनको बात- बोलने दीजिए। चलो आप अगर ये राखी जी म्यूट बोलने करिए इनको। देते हैं पत्रकारों को, म्यूट करिए। तो आज इस 100 करोड़ का आप लोग हम लोग तो दलाली कर रहे हैं। पत्रकार, आप मोदी मीडिया के देर थक रहे हैं, इसलिए विपक्ष में बैठते हैं। जिस दिन मीडिया की बात सुनना शुरू कर देंगे आप और राहुल जी, उस दिन सरकार आपकी बन जाएगी। लेकिन आप मोदी मीडिया दलाल, इसके अतिरिक्त कहने को और सही नहीं। कौन सुन रहा प्रदेश देश में? मैं राखी जी बताइए, कौन सुन रहा है इनकी? बिहार गए आप, बिहार में आप ओवैसी के बराबर पहुंच गए, एक ओवैसी जी की छोटी पार्टी बराबर कांग्रेस पहुंच गई। आप राहुल जी की बातों को इसी तरह बुलवाते रहिए और चोरी आरोप लगाते रहिए। शर्म माननी चाहिए आपको। दलाली तो राहुल जी की कितनी बार माफी मांगे हैं। सत्र पर बात करिए ना सर, मैं वोट चोरी और इस पर बात करना ही नहीं चाह रही हूँ सर, ये तो मुद्दा है ही। इनको चुप कराइए। मैंने म्यूट करा दिया है उनको सर, अब आपके पास ऑडियो आ रहा होगा, लेकिन प्लीज आप फोकस्ड होकर अपनी सत्र पे बात करिए। ऐसा है राखी जी कि सत्र में आपने पिछली बार भी देखा जनहित के मुद्दों पर विपक्ष ने कितनी चर्चा किया, और इस बार भी मुझे तो बार बार उम्मीद यही लग रही है कि ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा। जनहित के मुद्दों की कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता संसद में, और करता होता तो बता दीजिए अभी तक। ये जो मुद्दे जनहित के हैं, मान लीजिए भ्रष्टाचार है तो आप लाइए, बेरोजगारी है आप लाइए, बताइए ना का, और आप कैसे रोजगार देंगे इस पर चर्चा होनी चाहिए। जनता के जो मेन मुद्दे हैं, रोजगार, भ्रष्टाचार, शिक्षा, उस पर चर्चा नहीं होगी। और आप अगर चर्चा नहीं करेंगे तो फिर सत्र चलाने से फायदा क्या है? जिस तरह से विपक्ष मेन मुद्दों पर चर्चा न करके ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हो रहा, जो मुद्दे कहीं दिखाई नहीं पड़ते। राखी जी, एसआईआर के मुद्दे लेकर के बिहार से लेके यहां तक देखिए क्या हाल हुआ। और फिर एसआईआर, हाँ ये मैं जरूर मानता हूं राखी जी एक जर्नलिस्ट की हैसियत से कि समय सरकार ने कम दिया। इस पर सरकार को और चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए कि 1 महीना कम है, कम से कम 1 महीने समय सरकार को और देना चाहिए। जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि चुनाव आयोग इन बातों को संज्ञान लेते हुए समय बढ़ाएगा, और ऐसे बीएलओ जिनको प्रशासन छुट्टी नहीं दे रहा है या नैतिक तरीके से उसे काम ले रहा है, दबाव काम ले रहा है, धमका रहा है, उन अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात राखी जी, एसआईआर के मुद्दे पे आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, उसमें उन बीएलओ को भी ड्यूटी न लगाई जाए जो शारीरिक रूप से अक्षम है, चाहे हार्ट से हो, चाहे शुगर से, अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो ये नैतिक जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी, हमारी सरकार की भी है कि ऐसे बीएलओ को इस ड्यूटी में न लगाया जाए। जी राखी जी। ठीक है, चलिए देखिए समय की सीमा है, आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं जल्दी से बोलिएगा। यदि इंटरप्ट करेंगे एक दूसरे को तो मैं चर्चा को क्लोज कर दूंगी सर, क्योंकि फिर कोई बोल नहीं पाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ खेमचंद जी बोलिए, इसके बाद विमलेंदु जी आप बोलिएगा, एक करके जल्दी से। हाँ बोलिए खेमचंद जी। देखिए हमने विपक्ष के नेताओं को सुना, उनके पास फ्रस्ट्रेशन दिखाने के अलावा और कुछ नहीं है। वो अभी भी हार को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जनता के निर्णय को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का अपमान कर रहे हैं। जब वो जीतते हैं तो खुश रहते हैं, जब हारते हैं तो बुरी तरीके से बौखला जाते हैं। बौखलाहट में ये लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ है। लेकिन जब तक ये कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव नहीं होंगे, जब तक कंस्ट्रक्टिव तरीके से ये देश का साथ नहीं देंगे, संसद को नहीं चलने देंगे, तब तक इनका भला नहीं हो सकता। मैं अनुरोध कर सकता हूँ और आपके टीवी के माध्यम से अनुरोध करूंगा, कंस्ट्रक्टिवली सरकार का साथ दें। जहां आपको लगता है क्रिटिसाइज करना चाहिए क्रिटिसाइज करें, जहां आपको लगता है सजेशन देना है सजेशन दें, लेकिन अपने ईगो में आके जिस तरीके से आपने पहले भी समय बर्बाद किया था वैसा ना करें। सरकार अपना काम करेगी, सरकार प्रतिबद्ध है कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आप ऐसे करो, आप मुंह पे थप्पड़ मारो या मुंह धो, जो करना है आपको एक्शन वो करते रहो, वो सब लोग देख रहे हैं। आपने लंबी चौड़ी बात की, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि आने वाले सत्र में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो जरूरी बिल है हम उनका साथ देंगे।
हम उसमें सरकार के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। जहां आपको सजेशन देना कौन रोक रहा है? सरकार हमेशा से चर्चा करती आई है, पिछले सत्र में भी चर्चा की। जब चर्चा करते हैं तो इनके नेता भाग जाते हैं, वहां जवाब नहीं देते, वहां उपस्थित नहीं रहते, और संसद में ये जवाब नहीं देना चाहते, बोलना नहीं चाहते, और संसद के बाहर उल-जलूल बातें करते, क्योंकि संसद में ऑन रिकॉर्ड इनको बोलना पड़ेगा। इनसे जरा गारंटी ले लीजिएगा कि मोदी जी विदेश यात्रा पे नहीं निकल जाएंगे, इसकी गारंटी ले लीजिए बस इनसे। राखी जी, ये तो स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल, मोदी जी प्राइवेट विदेश यात्रा पे नहीं जाएंगे। मोदी जी जाएंगे तो देश के लिए जाएंगे, प्राइवेट यात्रा पे आपके नेता जानते। अरे आपकी प्रस्तावना हो गई भैया, डिबेट में मुद्दे को छोड़ के सब बोल दिया आपने। 10 अमेंडमेंट आने वाले हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं की आपने। आप सत्ता है, शुरुआत आपकी जो थी वो राजनीतिक बातों की जगह प्रस्तावना से थी, और क्लोजिंग की प्रस्तावना पे थी। विवेक जी देखिए, जितनी बातें आप कर रहे हैं ना, कृपया कर जाके अखिलेश जी को ये सारी बातें विवेक जी बता दीजिए। आप मेरी छोड़िए, अपनी देखिए। आपके यहाँ तो आए दिन गठबंधन टूटने की बातें सामने आ रही हैं, कब पीछे से कुर्सी सरक जाएगी पता नहीं चलेगा। अखिलेश जी को पता है, उनकी तैयारी पूरी है। बिहार में पूरी तरह से जो है मजबूती के साथ लग रहे हैं, यहाँ आपका कोई वजूद नहीं है। हाँ, वो मजबूती दिखी, वो मजबूती दिखी जब लालू जी के दरवाजे पे गए थे, वो मजबूती दिखी। वो राजनीतिक मजबूतियां दिखती हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मजबूती नहीं होती है, अवसर होता है। ठीक है, रमाकांत जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात कहिए। पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि भारत को मजबूत भारत बनाएंगे और फलाना बनाएंगे, ढिकाना बनाएंगे, इस पे चर्चा करेंगे, इस प्रयास में लग रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि भैया मजबूत बनाने के लिए यहाँ के मजबूत लोगों को मजबूत बनाना पड़ेगा। देश को कर्जे में ढकेलने से देश मजबूत नहीं होगा। 180-81 लाख करोड़ रुपया से अधिक का कर्जा मजाक है क्या? अरे आपने कर्जे में डुबा दिया है देश को पूरे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने उड़न खटोले में रोज 10-10 लाख रुपए का जो है तेल डलवाते हैं उड़न खटोले में। तो ऐसे देश मजबूत होगा क्या? है रोज 66,000 रुपए के कर्ज में एक दिन का बच्चा यहाँ का है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की देन है। और देश में कितना कर्जा है? तो देश को मजबूत करने के लिए अनावश्यक खर्चे बंद करिए। देश को मजबूत करना है तो देश के लोगों को मजबूत करिए, उनको रोजगार दीजिए, किसानों को फसलों का दाम दीजिए। ठीक है, चलिए समय हो गया। हाँ शिवानंद जी बोलिए जल्दी से। जी, बीएलओ फरीदाबाद में देखिए, उसके माँ को बोल रहे हैं मेरे दोनों बच्चों को ख्याल रखो, और सुसाइड किया, लाइव सुसाइड किया। क्यों हो रहे भाई, इतना जल्दबाजी क्या है? ऐसे इस तरह से आप करना ये गलत है ना। इसके सुसाइड नोट में ये लिखा है कि दलितों को वोट काटने के लिए, माइनॉरिटी वोट काटने के लिए अपोजिशन जहां चुन के आते हैं उनका वोट काटने के लिए इनको दबाव बना रहा था, प्रेशर बना रहा था, वो सुसाइड कर दिया। लेकिन बेचारा, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। ज्ञानेश कुमार संधू जी, जोशी जी, मोदी जी या शाह अली बाबा चाली चोर को मैं होलकर जी कहीं रहिएगा तब तो धमकी मत दीजिए। नंबर 1 ठीक है, धमकी देते देते किनारे आ गए हैं। कर ही दिया है, छोड़ेंगे नहीं, सर छोड़ेंगे लेने के बाद पता नहीं क्यों बार बार एसआईआर आ रही है। चलिए शुरू करिए, 1 तारीख को देखती हूँ मैं एसआईआर पे ही बात होगी। 1 तारीख से 19 तारीख तक मुझे तो पूरे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे हर दिन के कि एसआईआर के अलावा कुछ और भी हो रहा है, बस यही हो रहा है। बात होनी चाहिए पर इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि हम बाकी मुद्दों को छोड़ दें। राखी जी, ठीक है सर, समय हो गया। सर नहीं, बहुत समय दिया, चर्चा को मुझे रोकना पड़ेगा। सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एसआईआर को लेके बार बार एक ही बात। अरे हम कब कह रहे हैं एसआईआर का आपको आपत्ति है, आप सवाल पूछिए, आपको अधिकार है। लेकिन ये सत्र सिर्फ एसआईआर के लिए नहीं है। शीतकालीन सत्र में इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जो प्रस्ताव सरकार लाने का प्रयास कर रही है, जो लाएगी उस पर क्या बात हो सकती है, उस पर आप क्या सोचते हैं, ये सारी बातें होना चाहिए। ले दे के बार बार बीएलओ लेके बार बार आप एसआईआर, सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है, ये विपक्ष को भी समझना पड़ेगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।